चर्चाएं तो बहुत हुई, लेकिन किसी ने भी उनके यथार्थ जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया। ओबीसी की दृष्टि से देखा जाए तो लोगों ने राजनीति की दृष्टि से उपयोग तो बहुत किया, लेकिन जब देने की बारी आई तो नारे मिले, न्याय नहीं मिला। न्याय दिलाने का काम किया और संवैधानिक स्टेटस देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए मैं सोच रहा था कि जब समाज के सभी वर्गों की हम चर्चा करेंगे तो ऑल इन वन सभी के नेतृत्व में और जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको हमको समझना चाहिए। हमें बड़ी खुशी है, हमारे कार्यकर्ता आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा से, अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हमारे 4 गवर्नर आज गवर्नर के पोजीशंस को सुशोभित कर रहे हैं। अब राज्यसभा में तो रिजर्वेशन नहीं है। सबसे ज्यादा अगर एससी के हमारे कैंडिडेट्स हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, इसको समझना चाहिए। ये इंटेंशन को हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम एमएलएस की बात करें, एमपीज की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या है तो भारतीय जनता पार्टी की है। और ये सब बूंद बूंद से घड़ा भरा है। आप सब लोगों का सकल सहयोग है जिसके कारण आज हम लोग इस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी राजनीतिक दृष्टि से विचार को बढ़ाने का और प्रबल करने का काम पकड़ें। हमारे 12 मंत्री बने हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या भारत के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पहली बार मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमें अपने काम को सभी अनुसूचित जातियों तक, सब जो उपजातियां हैं उन तक इस काम को पहुंचाना है और हमारे को अपना काम और अपनी विचारधारा सभी राज्यों में नीचे तक पहुंचाना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए हमें अपने काम के योजन को इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि हम उनके साथ जुड़ सकें और उसको हम कर सकें। हमारे यहाँ राजनीति में किसी अमुक जाति के या किसी परिवार का यहाँ आधिपत्य नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता का आधिपत्य है और कार्यकर्ता ही चीजों को डिसाइड करता है। कोई परिवारों में नहीं है हमारी पार्टी चलती, विचारों से पार्टी चलती है। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से सबके लिए की हैं, उन नीतियों में भी, उन पॉलिसीज में भी, उन प्रोग्राम्स में भी सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो हमारे अनुसूचित जाति को मिल रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह पिछड़ गए थे, वो पीछे रह गए थे, उनको लाना था। योजनाएं सबकी हैं, लेकिन आप देखिए स्वच्छता अभियान में लाभान्वित बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग हुए हैं। हम आयुष्मान भारत की बात करते हैं, बेचारे पीछे कौन रह गए थे? जो गरीब थे। उनको साथ जोड़ने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे मंत्रित्व काल में दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज हुआ है तो आयुष्मान भारत हुआ। ये छोटी घटनाएं नहीं है। गरीब आदमी को, परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवर प्रति वर्ष मिले और 2000 से ज्यादा ऑपरेशन की उसमें सुविधा हो और हर साल 5 लाख रुपए आपको मिले। आप समझिए कि भारत को उठाने में स्वास्थ्य के जगत में कितना बड़ा काम हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 30-35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्च हो चुका है। इसने किसकी तस्वीर बदली है? किसकी तकदीर बदली है?
हमारे ही लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। ये बिजली, घरों में बिजली, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, कौन बगैर बिजली के रह रहा था बेचारा? ज्यादातर लोग तो अनुसूचित जाति के थे। किसको लाभ हुआ? सबसे ज्यादा लाभ हुआ। उसी तरीके से ये सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, इसका लाभ किसको मिला है? कौन बिना गैस के कनेक्शन के था? ज्यादातर लोग बेचारे हमारे अनुसूचित जाति के थे जो पीछे रह गए थे। उनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम मोदी जी ने किया है, एक धागे से पिरोने का काम किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर कानून की बात करें तो एट्रॉसिटीज ऑन दलित, इसको भी अगर सख्त बनाया तो वो मोदी जी की सरकार ने बनाया। और जैसा कि वीरेंद्र जी बता रहे थे कि स्कीम्स के दृष्टि से एक्सक्लूसिव स्कीम्स जो अनुसूचित जाति के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, जो लेफ्ट आउट्स हैं यानी जो पीछे छूट गए हैं, उनको साथ में शामिल करने का काम यह किया तो मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने किया। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं काम गिनाने लगूं तो उसके बारे में जितना कहा जाएगा वो कम रहेगा, लेकिन मैं अगर अंबेडकर जी से ही जुड़ा हुआ विषय आपके सामने रखूं तो 2015 में समरसता दिवस और 125वीं सालगिरह मनाने का काम किस सरकार ने किया था? मोदी जी की सरकार ने किया था। ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कौन याद रखता था 26 नवंबर को? लोग 26 जनवरी जानते थे। किसी को मालूम ही नहीं था कि भारत का संविधान रचयिता ने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को रखा था और उसकी बातचीत रखी गई थी। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत किसने की? मोदी जी ने की। और जो पंच तीर्थ की बात हम करते हैं, फिर चाहे वो मऊ हो, लंदन हो, नागपुर हो, यहाँ दिल्ली का, सही कहा वीरेंद्र जी ने, वह हम लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान है और हम सब लोगों को वहां जाने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब अंबेडकर जी की जीवनी से तो सभी प्रभावित थे, लेकिन किया किसने क्या? उनके जीवन को लोगों में, नौजवानों में इंस्पिरेशन बन सके, इसके लिए प्रयास किसने किया? ये सारे पंचतीर्थ किसने बनाए? और छोटी अवधि में बनाए गए हैं, बहुत बड़ी अवधि नहीं ली है। लंदन की उस बिल्डिंग को लेना, वहां पर मेमोरियल बनाना कोई छोटा काम नहीं है। दिल्ली में महानिर्वाण स्थली बनाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। और जाने लायक जैसी जगह है, देखने लायक जैसी जगह है। क्या वहां पर रचनात्मक वाइब्रेशंस हैं? किस तरीके से लोग वहां से प्रेरित हो सकते हैं, इसको समझने की जरूरत है। और हम सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता का यह उद्देश्य होता है कि वह राजनीति को बारीकी से समझे और जो योगदान अंबेडकर जी ने इस देश को महान बनाने के लिए किया था, उस पर अपने आप को चलने के लिए प्रेरित करे। इसको हमको समझना चाहिए। आज हमारे मंत्रियों का स्वागत हो रहा है, मैं उसमें अपने आप को शामिल करता हूं, लेकिन मैं कई बार भावुक हो जाता हूं और मुझे कई बार दुख होता है जब मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने अंबेडकर की जीवनी नहीं पढ़ी है, जानकारियां नहीं है। हमको उनके डायलॉग्स, उनके डिस्कशंस, उनके डिस्कोर्सेस, संविधान सभा में की रचना कैसे हुई, उसके बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा है, वो सारी चीजों को जानना चाहिए। किस पेचीदगियों से निकालते हुए भारत का संविधान और इतना बड़े देश को एक संविधान में पिरोने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया है, इसको हमको समझना चाहिए। और उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ जिस तरीके से मोदी जी ने, मैंने आपको बताया कि पिछले 7 सालों में कितना काम हुआ है मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। और ये सब कहने की बातें होती हैं, बहुत एफर्ट करना पड़ता है। 12 मंत्री बनाना क्यों नहीं बने पहले? किसने रोका था? क्या दिक्कत थी? ये सोच लाना, ये समझ लाना, उनको मुख्य धारा में शामिल करना। क्यों नहीं इतने एसटी मिनिस्टर से पहले जितने थे? क्यों नहीं इतने ओबीसी मंत्री थे जो पहले क्यों नहीं थे? क्यों नहीं इतनी महिलाएं मंत्री थी? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऑल इन वन सभी मोर्चों की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसमें एसटी मोर्चा भी अग्रगणी है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अंबेडकर जी की बात को बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम्स बनाई हैं वह स्कीम्स अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी जानकारी उसको मिले। इसके लिए हम लोगों को अपना जीवन लगाना चाहिए, इसके लिए हमको अपने आप को आहूत करना चाहिए, अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए और साथ ही साथ यह स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनकी जानकारियाँ बढ़े, उनको पता चले कि किस तरीके से जिस समाज को सरकारों ने अवहेलना की थी उसको मुख्य धारा में शामिल करने का काम, कितना बड़ा काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ यह भी कि उनका समावेश सही ढंग से हो, इसमें हमको चिंता करनी चाहिए। और इसके लिए मैं जो शब्द कहूँगा, कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए, सोच समझ करके एफर्ट होना चाहिए, समझदारी से इसके लिए हमको ताकत लगानी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग जिस गर्मजोशी से अपने नेताओं का अभिनंदन के लिए आए हैं, उसके लिए मैं मोर्चे के अध्यक्ष और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज के नेतृत्व को और मोदी जी को जो आपने धन्यवाद दिया है, वो सच में सराहनीय कदम है जो मोर्चा ने उठाया है। और आप सब लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और मैं तो ऐसा हूं ना जो ताली की आवाज़ से, थाप से समझ लेता हूं कि एक मन से लगी है या कैसे लगी है। मैंने अपने लिए लगाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मैं समझ लेता हूं कि लोगों में कितना जोश है, कितना प्यार है, कितना अंडरस्टैंडिंग है और उन बातों के साथ वो अपने आप को कितना तायद करते हैं, तो उसको भी हमको समझने की ज़रूरत होती है। आपका जोश देख करके मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे भी जोश आया है और हम सब लोग मिलके एक अच्छे प्रयास के साथ समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए और हमारे अनुसूचित जाति के सभी प्रदेशों के सभी जातियों को, उपजातियों को जोड़ने का लक्ष्य लेकर हम चलेंगे और हमारी विचारधारा यशस्वी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ, मैं राजनीतिक आदमी हूँ तो मैं कुछ न कुछ राजनीति में दूसरों के बारे में भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारी रेखा लंबी होनी चाहिए, हमारा काम बड़ा होना चाहिए। जिसको मुकाबला करना है अच्छे काम से करो, हमको क्या दिक्कत है। आपको अगर अच्छी सोच हमारे कारण आ जाए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। लेकिन हम तो अपने रास्ते पर चलेंगे ही और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, ये बात ध्यान में रखिए, इसको हमको समझ करके चलना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।